हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था और शेयर कैपिटल में ना हम लोगों ने बेसिक प्रोविजंस पढ़े थे कि शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, शेयर वर्सेस स्टॉक में डिफरेंस डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल कितने तरह की होती है, लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, राइट। तो आज हम लोग देखो सबसे पहले डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों में से कुछ भी इशू कर सकती है, दोनों भी इशू कर सकते हैं। दोनों के ही अपने कुछ कॉस्ट हैं और कुछ बेनिफिट हैं, राइट। तो हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखो जी, तो डिफरेंस डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, राइट। तो देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इक्विटी शेयर्स एंड राइट हैंड साइड पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर्स आर डीम्ड टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एक काम करते हैं हम लोग, पहले प्रेफरेंस शेयर डिस्कस करते हैं, इक्विटी शेयर आराम से डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। इस तरह से काम और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं जी लोग पहले, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, देखो प्रेफरेंस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, प्रेफरेंस मीन्स प्रायोरिटी। और हिंदी में भी अगर देखोगे ना तो इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार का मतलब पूर्व अधिकार। इट मीन्स हर चीज पे प्रायर राइट किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को हर चीज में क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। और एक चीज और याद रखना, इन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ना यार हमेशा परसेंटेज जरूर लिखा होगा, लाइक 5%, 6%, 7%। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब है दे आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। लाइक 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उन्हें हम 5% डिविडेंड देंगे ही देंगे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्लियर है, चलो जी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि फिक्स डिविडेंड मिलेगा जी, कितने परसेंट, जितने परसेंट इनके नाम के साथ लिखा होगा। 5% लिखा है तो 5% मिलेगा, 8% लिखा है तो 8% मिलेगा। तो देखो भाई, सेकंड पॉइंट में आते हैं। आप सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाह रही है, नो जनरल वोटिंग राइट्स अवेलेबल टू देम, मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी जनरल वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है। तो जनरल वोटिंग राइट किसको अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट इन एक्सेप्शनल केसेस। इट मीन्स एक्सेप्शनल केसेस में तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट टू वोट देंगे। वो एक्सेप्शनल केसेस किस तरह के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, मीन्स रेजोल्यूशन अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो किस तरह के केसेस हैं, नंबर 1 लाइक वाइंडिंग अप के केसेस हैं। तो वाइंडिंग अप से रिलेटेड अगर रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उन्हें भी वोटिंग राइट मिलेगा। नंबर 2 रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो भी इन्हें राइट टू वोट देंगे हम लोग। नंबर 3 है जी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, डिविडेंड रिमेन्स अनपेड कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, तो कह सकते हैं फॉर इक्वल टू एंड मोर देन 2 years। तो देखो थर्ड पॉइंट वाले केस में तो इनके पास राइट टू वोट हर रेजोल्यूशन पे आ जाएगा, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, जब तक आप ये डिफॉल्ट को क्योर नहीं करते, राइट। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जनरल वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है, बट एक्सेप्शनल केसेस में मिलता है। एक्सेप्शनल केसेस क्या हुए कि आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, लाइक कंपनी के वाइंडिंग अप से रेजोल्यूशन रिलेटेड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, या फिर रिपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल का केस है, या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड अगर नहीं दिया पिछले 2 साल से तो भी इनको राइट टू वोट मिलेगा। और देखो इस वाले केस में, डिविडेंड अनपेड वाले केस में, तो इन्हें राइट टू वोट जो मिलेगा वो हर रेजोल्यूशन पे मिलेगा जब तक आप इस डिफॉल्ट को क्योर नहीं करते। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, देखो तो थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर्स में नॉट काउंटेड फॉर कोरम, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग कोरम में काउंट नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई इनके पास राइट टू वोट नहीं है। तो कोरम में तो आप सिर्फ उन लोगों को काउंट करोगे ना जिनके पास राइट टू वोट हो। इनके पास जब राइट टू वोट नहीं है तो इन्हें हम कोरम में भी काउंट नहीं करते। हाँ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की स्पेशल मीटिंग बुला रहे हो टू मेक वेरिएशन इन देयर राइट्स, तो उस केस में तो राइट टू वोट मिलेगा और राइट टू बी काउंटेड इन कोरम भी होगा। समझ गए ना? तो कोरम में कब काउंट होंगे प्रेफरेंस शेयर? जब इनके पास राइट टू वोट होगा। जब राइट टू वोट नहीं होगा तो कोरम में भी काउंट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना भाई, ऑलवेज रिडीमेबल होते हैं। तो इरिडीमेबल तो ये कभी हो ही नहीं सकते। इनका रिडम्पशन करना ज़रूरी है। कितने साल के अंदर? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, या तो विद इन 30 ईयर्स या फिर विद इन 20 ईयर्स। 30 ईयर्स सिर्फ एक केस में था। कौन से केस में था? कि अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, आपकी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, फंड रेज किया है, किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर आपके मैक्सिमम 30 साल तक के हो सकते हैं, प्रोवाइडेड 21वें साल से कम 10% तो आप रिडीम करेंगे ही करेंगे। राइट? इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडेड एट लीस्ट 10% टू बी रिडीम्ड फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स। और बाकी सब केसेस में 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन करना ज़रूरी है। तो मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कंपलसरी है। कितने साल के अंदर? या तो 30 ईयर या फिर 20 ईयर्स। 30 ईयर 20 ईयर्स कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर कंपनी इससे पहले लिक्विडेशन में जा रही है तो भैया पहले ही रिडम्पशन करना पड़ेगा। फिर तो रिडम्पशन में कंपनी आज जा रही है, मतलब वाइंडिंग अप में कंपनी आज जा रही है और रिडम्पशन आप इनका 30 साल बाद करोगे या 20 साल बाद करोगे, ये पॉसिबल थोड़ी है। तो नेट इफेक्ट क्या निकला? या तो 30 ईयर 20 ईयर्स या फिर लिक्विडेशन विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक रिडम्पशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते जी, पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है वो? सर्टेनिटी अबाउट डिविडेंड। मीन्स कि सर्टेनिटी है भैया, इन्हें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वैसे इसमें भी ना देखो, दो बातें होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं भाई क्यूमुलेटिव वाले, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव वाले। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही क्या है? कि डिविडेंड विल कीप ऑन एक्यूमुलेट, डिविडेंड जुड़ता रहेगा। कब तक? जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा कि इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इस साल कंपनी डिविडेंड दे देगी, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल जो डिविडेंड देंगे वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर का देंगे, लास्ट ईयर का नहीं देंगे आपको। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? तो जनरली हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं फिर कि प्रेफरेंस शेयर है तो भैया डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वो इसलिए बोलते हैं कि वैसे तो कंपनी इशू के टाइम पे बताएगी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये कौन से वाले हैं, क्यूमुलेटिव वाले हैं या नॉन क्यूमुलेटिव वाले। बट अगर नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है? दे आर डीम्ड टू बी क्यूमुलेटिव। तो इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल के चलते हैं कि भैया डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रही है? सर्टेनिटी अबाउट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मीन्स ये भी सर्टेनिटी है कि भाई आपने जो कंपनी में पैसा लगाया था ये आपका वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि रिडम्पशन इज कंपलसरी 20 साल या 30 साल के अंदर अंदर। राइट? नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं भाई ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? कि डिविडेंड विल कीप ऑन एक्यूमुलेट, डिविडेंड विल कीप ऑन एक्यूमुलेट। राइट? और ये जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है मतलब डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा, डिविडेंड विल नॉट एक्यूमुलेट। समझ गए? ये मतलब है रिडीमेबल वर्सेस नॉन रिडीमेबल। रिडम्पशन का मतलब, रिडीमेबल का मतलब कि इन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना कंपलसरी है। कितने साल के अंदर? वो तो हमें पता ही है, सेक्शन 55 में पढ़ते हैं हम लोग। कितना? या तो 30 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। 30 ईयर्स सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में है, अदरवाइज कितना चलेगा? 20 ईयर्स। और नॉन रिडीमेबल की बात करूं तो भाई इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ है आज की डेट में, अदरवाइज नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो ही नहीं सकते, बिकॉज कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सेक्शन 55 का। डन जी? चलो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है
कि कंपनी सबसे पहले तो क्या करेगी, देखो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे देती है, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देती है, उसके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड देती है। तो इक्विटी वालों को डिविडेंड लास्ट में मिलता है। मान लो कंपनी को इस साल ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं, प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड दे दिया, इक्विटी वालों को भी दे दिया, कंपनी के पास फिर भी काफ़ी प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, कंपनी फिर भी डिविडेंड देना चाहती है, राइट। तो अब देखो अगर आपके शेयर कौन से वाले शेयर हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। मतलब आपका जो फिक्स डिविडेंड था वो तो ऑलरेडी मिल चुका है, उसके अलग कुछ और एक्स्ट्रा या एडिशनल मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स यू आर एट द मर्सी ऑफ द कंपनी। कंपनी का मन करेगा तो वो आपको एडिशनल डिविडेंड देगी, वरना नहीं देगी, पार्टिसिपेटिंग के केस में भी। बट अगर प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, तो भैया जो आपका फिक्स डिविडेंड है सिर्फ वो मिलेगा, बाकी उसके अलग एक्स्ट्रा तो आप भूल ही जाओ। तो इट मीन्स कंपनी इशू के टाइम पे अपने आप बताएगी कि ये शेयर्स जो हैं पार्टिसिपेटिंग वाले हैं या नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले हैं। नेक्स्ट में आ जाओ जी, कन्वर्टिबल वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स को आप कन्वर्ट करा सकते हैं, किस में, इक्विटी में। डिबेंचर्स में तो कन्वर्टेबल नहीं होंगे, ये बात तो भूल जाओ आप। तो प्रेफरेंस शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी में। अगर कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, कन्वर्टिबल वाले। और अगर नॉन कन्वर्टिबल वाले हैं तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बस सिंपल सी बात है भाई, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। डन। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं इनमें रिस्क लो है। क्यों रिस्क लो है, कि भाई आपको पता है रिडम्पशन तो हो ही जाएगा 20 साल या 30 साल के अंदर अंदर, और डिविडेंड भी फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वन 9th पॉइंट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट बाय एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है एडवेंचरस इन्वेस्टर्स का मतलब, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स में, वो करते हैं जो एडवेंचरस का मतलब जो रिस्क लेना जानते हैं। तो भाई रिस्क वाली तो बात यहाँ थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। ये पॉइंट ना उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, इक्विटी वाला प्रेफरेंस में चला गया, प्रेफरेंस वाला इक्विटी में चला गया। तो अब इधर आ जाओ, ये इन्वेस्टमेंट बाय कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, जो रिस्क नहीं लेना चाहते या रिस्क कम लेते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच के बंदे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, राइट। चलो तो ये बात की हम लोगों ने किसकी भाई, प्रेफरेंस शेयर्स की। डन। अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स पे। चलो जी देखो इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो देखो इक्विटी शेयर्स आर डीम्ड टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के मालिक समझे जाते हैं कौन लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जनरली जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं वो सब किसकी हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो उन पर राइट टू वोट भी हम किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समझ रहे ना बात मेरी, ठीक है जी। चलो तो सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, दे आर एंटाइटल टू वोट जनरल वोटिंग राइट्स। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो जनरल वोटिंग राइट अवेलेबल होगा, बिल्कुल मिलेगा उन्हें। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही तो डिसाइड करेंगे ना जो भी कोई डिसीजन लेना है। तो जितनी भी जनरल मीटिंग होती हैं सब किसकी होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस देते जरूर हैं बट उनके पास राइट टू वोट नहीं है। और नोटिस भी जो हम देते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स को, वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल चलेगा। मीन्स अगर आप चाहें तो आर्टिकल्स में एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भैया हम प्रेफरेंस शेयर वालों को नोटिस भी नहीं देंगे। जब आपके पास राइट टू वोट नहीं है तो मीटिंग पे आके करोगे क्या, राइट। जनरल वोटिंग राइट किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। दे आर डीम्ड टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मालिक समझे जाते हैं, समझे जाते हैं, है नहीं, ये बात का ध्यान रखना। कभी आप कहो कि रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप रिलायंस कंपनी में पहुंच गए, पहुंच के क्या कह रहे हैं, सर जितनी भी एसेट्स पड़ी हैं सब हमारे घर भिजवा दो, हम तो ओनर है ना कंपनी के। कानून क्या कह रहा है भैया, ओनर नहीं हो, डीम्ड ओनर हो। और कंपनी के ओनर हो, कंपनी की प्रॉपर्टी के, कंपनी के एसेट्स के ओनर नहीं हो, ये भी याद रखना है। सेपरेट प्रॉपर्टी है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। चलो सेकंड पॉइंट में, दे आर टू बी काउंटेड फॉर कोरम। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होंगे उनको तो कोरम में काउंट करेंगे, क्यों, उनके पास तो राइट टू वोट भी है। डन। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज इरिडीमेबल। इक्विटी शेयर्स हमेशा क्या होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं। मींस इक्विटी शेयर्स का कभी रिडम्पशन होता ही नहीं है। तो देखो जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, चल रही है जब तक, तब तक तो रिडम्पशन आप भूल ही जाओ।
हाँ, बाईबैक हो सकता है, रिडम्पशन नहीं होगा। हाँ, अगर कंपनी बाइंडिंग अप में जा रही है तो शायद आपको पेमेंट मिल जाए, और वो भी सबसे लास्ट में मिलता है सबका पेमेंट करने के बाद। ठीक है जी, बात यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ जी। देखो, नो सर्टेनिटी अबाउट डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर्स के केस में कोई सर्टेनिटी नहीं है, डिविडेंड आपको मिल भी सकता है और नहीं भी। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ होगा, कम मिलेगा, नहीं प्रॉफिट हुआ होगा तो नहीं मिलेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। नो सर्टेनिटी अबाउट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की कोई सर्टेनिटी नहीं है भैया, आपको पैसे वापस मिल भी सकते हैं और नहीं भी। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, भूल जाओ, तब तक कोई रीपेमेंट नहीं है। कंपनी की मर्जी पे हो, कंपनी बाईबैक ऑफर करती है तो शायद पेमेंट मिल जाए आपको, अदरवाइज नहीं। हाँ, कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तब शायद आपको पैसा मिल सकता है, वो भी सबसे लास्ट में, और बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है, वो भी अगर बचा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि दे आर डीम्ड टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कम बचा कम इनका, ज़्यादा बचा ज़्यादा इनका, नहीं बचा तो घर जाओ। मालिक है ना जी आप, तो नफ़ा भी आपका और नुकसान भी आपका। ठीक है जी। तो देखो, इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं। इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं, और एक होते हैं भाई इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीवीआर। एक तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? देखो, डीवीआर का मतलब है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब है भाई, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ समझाने के लिए, ये नीचे लेके जा रहा हूँ जी डीवीआर। ये लो जी डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। फुल फॉर्म क्या है इसका? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? डिफरेंट राइट्स, डिफरेंट राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड। तो देखो, हर शेयर के साथ दो ही तो राइट अटैच्ड होते हैं, एक राइट टू वोट और दूसरा राइट टू डिविडेंड। राइट, उनमें वेरिएशन की बात हो रही है। तो नॉर्मल शेयर के केस में तो क्या होता है, अगर आपके पास एक शेयर है तो वोटिंग राइट भी एक मिलेगा और डिविडेंड भी एक शेयर का मिलेगा। ठीक है। बट कंपनी चाहे तो कुछ इस तरह के शेयर भी इशू कर सकती है कि इनकी राइट में वेरिएशन कर सकती है। कैसे वेरिएशन कर सकते हैं? लाइक आपके पास 5 शेयर्स हैं, बट हम आपको 5 शेयर्स पे डिविडेंड तो देंगे भाई 10 शेयर का, डबल देंगे, है ना। एंड 10 शेयर पे वोटिंग राइट देंगे भाई 5 शेयर का। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपका वोटिंग राइट तो इन्होंने कम कर दिया और डिविडेंड राइट बढ़ा दिया। तो ऐसे शेयर हम किसको देंगे? आउटसाइडर को कि इनसाइडर को? ऑब्वियस सी बात है, आउटसाइडर को। आउटसाइडर लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं? सोचो, डिविडेंड में कि वोटिंग राइट में? डिविडेंड में। वोटिंग राइट में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते राइट टू वोट हमें चाहे ना भी दो, क्या फर्क पड़ना है, वैसे भी हम मीटिंग पे आते ही नहीं है, कौन टाइम खराब करने आएगा मीटिंग पे। तो उनको तो डिविडेंड के चेक से मतलब है। तो हमने क्या किया, मान लो आपके पास 20 शेयर हैं, है ना, तो उन 20 शेयर पे हमने क्या किया, डिविडेंड तो दे दिया भैया 40 शेयर का, डबल कर दिया ना, और वोटिंग राइट दिया कितना? 10 शेयर का। ऐसे डिविडेंड तो हमने एक तरह से बाहर वालों को दे दिए। और इसका रिवर्स, लाइक 10 शेयर हैं जी, उन पे हमने वोटिंग राइट दिया कितने शेयर का? या 5 शेयर हैं, इसको 10 के बदले 5 ले लो, ये लो जी 5 शेयर हैं, ठीक है। उन पे हमने वोटिंग राइट तो दिया आपको 10 शेयर का, ठीक है। और 10 शेयर पे डिविडेंड दिया हमने कितना? 5 शेयर का आपको। तो इट मीन्स आपका वोटिंग राइट तो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, और डिविडेंड कम कर दिया। ऐसे शेयर कौन रख लेता है अपने पास? इनसाइडर, मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगेन 20 शेयर अगर आपके पास हैं तो उन 20 शेयर पे आपको वोटिंग राइट तो दे देंगे कितने का? 40 शेयर का, और डिविडेंड दे देंगे कितने शेयर का? 10 शेयर का। तो इस तरह से कुछ प्रोपोर्शन इशू कर सकते हैं आप, मतलब इस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं डिविडेंड एंड वोटिंग राइट।
कौन से शेयर्स में? डीवीआर में, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। क्लियर है बात? तो डीवीआर कंपनी इशू कर सकती है, बट कितने? 100% इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी भैया डीवीआर कितने इशू कर सकती है? मैक्सिमम 26% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल का। अब ये पोस्ट इशू कैपिटल का क्या मतलब है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो रूल 26 कहता है जी, रूल 26 कह रहा हूँ, सॉरी, रूल 4 कहता है क्या मैक्सिमम कितने डीवीआर इशू कर सकते हैं? मैक्सिमम 26%, उससे ज़्यादा आप डीवीआर इशू कर ही नहीं सकते, राइट। ठीक है जी, वापस आते हैं। चलो कहाँ तक पहुँचे थे जी? हाँ, इक्विटी शेयर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक डीवीआर वाले। तो ये पढ़ा हम लोगों ने डीवीआर। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ जी। अब पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहा है? इन शेयर्स में तो भैया हाई रिस्क है। हाई रिस्क है मतलब भाई पता नहीं ना, डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, और रिपेमेंट का तो मतलब ही नहीं है। रिस्क की शेयर है ये। इक्विटी शेयर हमेशा क्या होते हैं? रिस्की होते हैं। तो इन शेयर्स में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, है ना। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव वाला पॉइंट उधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रिंटिंग एरर हो गई। डन। तो हम लोगों ने ये डिफरेंस डिस्कस किया इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है जी, तो डिफरेंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया और मीनिंग भी इसी बात से क्लियर हो गया आपका, इसी डिफरेंस से, राइट। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो डीवीआर डिस्कस कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डीवीआर, है ना। लो जी लिख देता हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी बार मोस्ट लिखोगे उतनी बार कम है। ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया, बाकी होमवर्क है। मोस्ट 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 लिखते रहना। चलो ठीक है जी, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है जी, तो एक बार बुक में भी देख लेते हैं क्या क्या हो गया हमारा। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ी थी, शेयर कैपिटल, है ना, ऑथराइज्ड, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने ये देखो काइंड्स ऑफ शेयर दे रखे हैं सेक्शन 43 में, राइट। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। वो डिफरेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, तब यहाँ से इसको पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर 2 कंडीशन है जी, है ना। सेक्शन 55, ये सेक्शन 55 भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन या तो 30 साल या 20 साल के अंदर अंदर करना ज़रूरी है। तो ये सब की हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हमें कहाँ से पढ़ना है? देखो बुक से। ये इक्विटी शेयर की भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, वहाँ डिफरेंस में सब कुछ कवर अप हो गया। हाँ, यहाँ से पढ़ना है, देखो डीवीआर पढ़ना है ना हम लोगों को, तो ये पढ़ना है आपको, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है जी, तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स की अगर हम बात करें, देखो तो कंपनीज में इशू इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एंड कंडीशंस as may be prescribed in the company's share capital and debentures rules 2014। तो एक रूल्स हैं जी, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। कब? जब भी आप डीवीआर इशू करेंगे तो आपको ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। और ये रूल नंबर चलेगा, देखो इनका चलेगा रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 किसका है? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स का है। ठीक है जी, चलो तो क्या क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भाई अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। नंबर 2, कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मतलब वो प्रॉफिट्स विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। थर्ड कंडीशन क्या कहना चाहता है कि भैया शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इट मीन्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हुई? आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है जी। तीसरा कंडीशन, ओआर पास करना पड़ेगा। चौथा कंडीशन, इक्विटी कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो ये बात इंपॉर्टेंट है लिखना, यहाँ पोस्ट इशू कैपिटल का 26% लेना है।
प्री इशू का नहीं लेना है, ठीक है। तो 26%, मैक्सिमम 26% आप डीवीआर इशू कर सकते हैं, बट वो 26% है किसका, प्री इशू का, पोस्ट इशू का, पोस्ट इशू का। तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी कंपनी की कैपिटल ना आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए है। अब आप डीवीआर इशू करना चाहते हैं तो कितने इशू कर सकते हैं मैक्सिमम, क्या 1 लाख का 26%। तो ये जो 1 लाख है भाई, ये तो प्री इशू कैपिटल है, अभी तो मैंने डीवीआर इशू किए ही नहीं ना। तो ये कहना चाह रहा है डीवीआर इशू करने के बाद जो टोटल पोस्ट इशू कैपिटल बनेगी उसका 26% लेना है। तो इट मीन्स ये 1 लाख तो प्री इशू कैपिटल है, तो ये 1 लाख तो कितने के इक्विवेलेंट है, 1 लाख माइनस 26 दैट इज 74 के इक्विवेलेंट है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 74 इंटू 100 या इंटू 26। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कितने डीवीआर हम इशू कर सकते हैं तो कितना करना चाहिए, इंटू 26। तो ये निकल आएगा आपका, ये क्या निकल के आएगा कि आप डीवीआर कितना इशू कर सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 74 इंटू 26, ये आता है जी आपका 35,135, 35,135 का आप डीवीआर इशू कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं जी। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक। तो अब देखो टोटल पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख आपकी पहले से इशू थी, 35,135 आपने डीवीआर इशू कर दिया, तो पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो गई आपकी अब, 1 लाख प्लस 35,135 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,35,135। ठीक है, इसका निकालना है मुझे, कितने परसेंट ले लेना है इसका, 26%। ठीक है जी, निकाल दो अब इसका 26%, 135 का 26%, 35,135, तो वही आएगा 35,135। वेरिफिकेशन हो गया ये ना। तो पोस्ट इशू कैपिटल का लेना है जी 26%, प्री इशू का नहीं है। ठीक है, 5th पॉइंट पे आते जी, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। तो देखो बीच में कंजंक्शन एंड यूज किया और यूज किया है ये एंड, इसका मतलब कंपनी ने ना तो अकाउंट्स फाइल किए हो ना रिटर्न फाइल की हो, कितने साल से, 3 साल से। बट अगर कंपनी एक चीज़ फाइल करते आ रही है दूसरी फाइल नहीं की तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मतलब आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। तो डीवीआर इशू कब नहीं कर सकते, जब ना तो अकाउंट्स फाइल किए हो ना एनुअल रिटर्न फाइल की हो, दोनों ही चीज़ें फाइल ना की हो, एक फाइल की है एक नहीं की, नो प्रॉब्लम, डीवीआर इशू कर सकते हैं आप। तो बीच में कंजंक्शन एंड है और नहीं है, याद रखना। ठीक है, इन रिपेइंग डिपॉजिट्स और पेमेंट इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कहते हैं डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में आपने डिफॉल्ट ना किया हो, या उस पर जो इंटरेस्ट देना था उसमें डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर डिबेंचर्स के रिडम्पशन में डिफॉल्ट ना हुआ हो, या उस पर जो ब्याज देना था उसमें डिफॉल्ट ना हुआ हो भाई, या फिर टर्म लोन जो आपने ले रखा था उसके रिपेमेंट में डिफॉल्ट ना हो, या उस पर जो ब्याज देना था उसका डिफॉल्ट ना हो। एंड पेइंग डिविडेंड आफ्टर डिक्लेरेशन, मतलब डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया, तब भी आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। डन। तो देखो भाई कितने डिफॉल्ट हो गई है। डिफॉल्ट नंबर 1, तो आपने एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, वो भी पिछले 3 साल से। डिफॉल्ट नंबर 2, आपने डिपॉजिट्स का रिपेमेंट नहीं किया या उसमें ब्याज नहीं दिया। डिफॉल्ट नंबर 3, डिबेंचर्स का टाइम पे रिडम्पशन नहीं किया या उसमें ब्याज नहीं दिया। डिफॉल्ट नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया या उस पर डिविडेंड नहीं दिया। डिफॉल्ट नंबर 5, आपने टर्म लोन का रिपेमेंट नहीं किया या उसमें ब्याज नहीं दिया। राइट, ठीक है, रिपेमेंट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड डिफॉल्ट नंबर 6, डिविडेंड आपने डिक्लेयर तो कर दिया बट पेमेंट नहीं किया। तो इन 6 डिफॉल्ट में से अगर एक भी डिफॉल्ट हुआ है तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। राइट, चलो जी 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, द कंपनी हैज़ नॉट कन्विक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, कहते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी ने इनमें से कोई भी ऑफेंस ना किया हो या किसी भी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो। किस किस का, एक तो SCRA एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। दूसरा सेबी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो, राइट। एंड तीसरा फेमा एक्ट का प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो, फेमा का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, एनी अदर स्पेशल एक्ट और एनी अदर स्पेशल एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो। तो इन 4 में से किसी भी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो भी आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। राइट,
It may be noted that a company cannot convert its equity shares with equal rights into equity shares with differential rights and vice versa. तो वो ये कहना चाह रहा है जब भी आप इशू करोगे ना डीवीआर डायरेक्ट इशू ही निकालोगे, कन्वर्जन अलाउड नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं आप उन एग्जिस्टिंग शेयर्स को भाई डीवीआर में कन्वर्ट करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। या डीवीआर वालों को एग्जिस्टिंग शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स डीवीआर का जब भी निकालोगे डायरेक्ट इशू निकालोगे, न्यू इशू निकालोगे, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ गए बात मेरी? ठीक है जी, बात यहाँ तक। और देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, इट मे फर्दर बी नोटेड दैट इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एंड नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट अलग है और शेयर विदाउट वोटिंग राइट एक अलग चीज़ है। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है देखो इक्विटी शेयर से वोटिंग राइट को कम तो कर सकते हो बट ख़त्म नहीं कर सकते। एंड till date concept of non-voting equity shares has not been recognized by the Indian company law। वो ये कहना चाह रहा है कंपनीज एक्ट 2003 में भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कंपनी को अलाउ करे ऐसे इक्विटी शेयर इशू करने के लिए जो विदाउट वोटिंग राइट वाले हैं। तो इक्विटी शेयर विदाउट वोटिंग राइट वाले हो ही नहीं सकते अभी भी। डन, चलो जी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंपैरिजन बिटवीन प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार क्यों पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये हटा दिया जी मैंने यहाँ से। तो देखो अब हमें क्या पढ़ना है, बाई बैक पढ़ना है। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाई बैक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे वीडियो लिंक, हमारे चैनल का जो वीडियो लिंक है वो अपने ग्रुप सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।